नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और टॉप 50 सीरीज़ के अंतर्गत सामान्य विज्ञान की कक्षा बेहतर सुचारू रूप से आपको समझ में आ रही होगी। आज हम सामान्य विज्ञान की कक्षा के अंतर्गत बात करने वाले हैं ब्लड की। रक्त के बारे में हम बात करेंगे और रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज की जो चर्चा है वो ब्लड पर आधारित है, रक्त पर आधारित चर्चा है। इस सेशन के माध्यम से आप रक्त से संबंधित, रक्त से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत कुछ इस सेशन में आपको मिलने वाला है, बहुत डिटेल्ड में जानकारी आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से समझना है। और ये सेशन आपको बता दें कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी मिलेंगी जो आपने पूर्व में पढ़ा है, तो उनको भी समेटते हुए हमें आगे बढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सामान्य विज्ञान की दैनिक कक्षाओं का नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चलिए। यदि आप नोट्स प्रॉपर तरीके से सही ढंग से बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिहार राज्य विशेष में, आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं जहां पर सामान्य विज्ञान एक विषय के रूप में पूछा जाता है, तो इसका कंटेंट जो है आप कह सकते हो उस लेवल का है कि उन सभी परीक्षाओं में आपको मदद यहां से मिलेगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। रक्त, आप जानते हैं रक्त के बारे में पूर्व में बताया गया था जब ऊतकों के बारे में बात हो रही थी कि रक्त एक तरल, और थोड़ा सा जुकाम है तो इसकी वजह से आवाज़ में यदि कुछ समस्या आती है तो उसको भी आज मैनेज करना पड़ेगा आपको। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये जब हमने ऊतकों की चर्चा की थी उस दौरान हमने आपको बताया था कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और आप जानते हैं, हमने बताया था कि भाई संयोजी जो ऊतक होते हैं इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ऊतकों को जोड़ने का कार्य होता है, ऊतकों को जोड़ने का कार्य होता है, साथ ही साथ इनको मजबूती प्रदान करने का भी कार्य इनका होता है। तो इसी प्रकार से रक्त का काम भी है जोड़ना और मजबूती प्रदान करना, ये आपको पता होना चाहिए। रक्त के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पूछी जाती है परीक्षा में कि भाई पीएच वैल्यू कितनी होती है रक्त की, तो याद रखना है 7.4। पीएच वैल्यू रक्त की 7.4 होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सामान्य शरीर में यदि हम बात करें, मानव के सामान्य शरीर में रक्त होता कितना है, तो दो तरीके से देखा जाता है। एक तो आप कह लीजिए जो वजन है, शरीर का जो वजन है उसका लगभग 7%, या दूसरे शब्दों में जो लीटर की आप बात करते हो, लीटर की आप बात सुनते हो, वो 5 से 6 लीटर रक्त सामान्य शरीर में होता है। ये आपको याद रखना है कि वजन का लगभग 7% या 5 से 6 लीटर रक्त सामान्य मानव शरीर में आपको देखने को मिलता है। ब्लड की यदि हम बात करें, यहीं पर आपको बता दूं, ब्लड की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसके दो संगठक होते हैं, ठीक है। ब्लड के दो संगठक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ब्लड के, रक्त के दो संगठक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है प्लाज्मा। पहला क्या आता है? पहला आता है प्लाज्मा। और दूसरे संगठक के रूप में या दूसरे कंपोनेंट के रूप में जब आप बात करते हो तो दूसरे कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे आरबीसी आ जाता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आ जाता है और यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि ब्लड के दो संगठक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब यदि हम बात करें कि भाई ब्लड के इन दोनों संगठकों में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ब्लड में 55% भाग प्लाज्मा का होता है और 45% भाग में आपके डब्ल्यूबीसी,
आपके आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें ध्यान से समझना है कि ब्लड के दो संगठक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का यदि हम रेशियो की बात करें, ब्लड में लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं एक एक करके, अब इसको हम देखेंगे। अब हम पहले प्लाज्मा की बात कर लें तो आपको बताता चलूं कि प्लाज्मा में, याद रखिएगा, प्लाज्मा में लगभग 92% जो भाग होता है, 92% जो भाग होता है ये जल होता है, वाटर होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 92% जो भाग होता है वो जल होता है, वाटर होता है। 6 से 7% भाग यहाँ पे प्रोटीन होता है, 6 से 7% भाग यहाँ पे प्रोटीन होता है और 1 से 2% भाग आप कह लीजिए, 1 से 2% भाग में नोट कर लीजिएगा, यहीं पर ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, विटामिन्स हो गया, हार्मोन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, ये सभी 1 से 2% में होते हैं। तो मेजर कंटेंट के रूप में प्लाज्मा में याद रखना है कि 92% भाग जल का या वाटर का होता है और 6 से 7% भाग जो यहाँ पर देखने को मिलता है वह प्रोटीन का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गए प्लाज्मा के आप कह सकते हो कंपोनेंट। अब जब प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे 6 से 7% भाग प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे कौन से प्रोटीन होते हैं यह भी पता होना चाहिए। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाई प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो इनके नाम भी आपको याद कर लेने हैं। इनके नाम, पहले का नाम है एल्बुमिन, नोट कर लीजिएगा। दूसरे का नाम है ग्लोबुमिन और तीसरे का नाम है फाइब्रिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रोटीन आपको याद रखना है जो आपको देखने को कहाँ पर मिलते हैं, जो आपको देखने को प्लाज्मा में मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्लाज्मा के बारे में देख चुके हैं। अब हम आते हैं ब्लड के दूसरे संगठक, दूसरे कंपोनेंट के बारे में। और दूसरे कंपोनेंट में 3 चीज़ें हमने देखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो 45% होते हैं। इनको अब एक एक करके क्रमवार तरीके से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे आरबीसी की। आरबीसी की चर्चा करेंगे। और आरबीसी की जब बात करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेड ब्लड नोट कर लीजिएगा। इसी को बोला, आरबीसी का फुल फॉर्म बता रहा हूं यहां पे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये है आरबीसी का फुल फॉर्म। आरबीसी को और क्या कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। आरबीसी का एक और नाम आपको याद रखना है, अक्सर देखने को मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इर्थोसाइट्स नोट कर लीजिएगा, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, ERYTHROCYTES। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि भाई एर्थोसाइट्स नाम किसका है, ये आरबीसी का ही नाम है, यह भी आपको याद रखना है। एर्थोरोसाइट्स आरबीसी का नाम है, या रक्त जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका नाम है। अब इनमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि भैया इनकी जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है। तो याद रखना है कि इसकी जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। ठीक है, आरबीसी की जो जीवन अवधि देखने को मिलती है वो 120 दिन देखने को मिलती है। निर्माण इसका कहाँ पे होता है, तो याद रखना है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नोट कर लीजिएगा, अस्थि मज्जा में, या इसी को बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है,
बोन मैरो, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीसी की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं आरबीसी नाम से है लाल रक्त कणिकाएं, ये शब्द आ रहा है यहाँ पे लाल, तो आप जानते हैं इसका कलर लाल क्यों होता है? इसका कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? तो जवाब होगा नहीं, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे देखा आपने कि भाई इसका जो कलर लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ये किससे मिलकर बना होता है? ये आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आयरन और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, और जैसे हमने बात किया बोन मैरो की, तो याद रखिएगा बोन मैरो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रेड बोन मैरो, याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा ऐसे। पहला होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, जब रेड बोन मैरो की हम बात करते हैं तो आपको क्या समझना है? रेड बोन मैरो में क्या निर्माण होता है? रेड बोन मैरो में आपकी जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण होता है। और जब येलो बोन मैरो की बात आती है तो येलो बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है यदि पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखना है, येलो बोन मैरो में ही उनका भी निर्माण होता है। कुछ चीज़ें जो मैं बोलता हूँ उसको भी स्वयं से नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपकी हो गई। अब यहाँ पे जैसे हमने बात किया हीमोग्लोबिन की हमने बात किया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं? हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो सबसे पहले याद रखना है कि हीमोग्लोबिन परिवहन करता है, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और किसका परिवहन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। सामान्य रूप से मानव में यदि हम बात करें कि भैया हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो याद रखिएगा सामान्य रूप से यदि हम नर की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, यदि हम मादा की बात करें, फीमेल की बात करें, तो याद रखना है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो मेल में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml और फीमेल में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml पाया जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एक रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि हीमोग्लोबिन की अधिकता हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी से तो एनीमिया हो जा रहा है, यदि हीमोग्लोबिन की अधिकता हो जाए तो क्या होता है? तो याद रखिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, पॉलिसीथीमिया, POLYCYTHEMIA, पॉलिसीथीमिया। ये रोग कब होता है? ये रोग तब होता है जब हीमोग्लोबिन की अधिकता हो जाती है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं साइडरोसिस। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? साइडरोसिस नाम से भी जाना जाता है। तो साइडरोसिस या पॉलिसीथीमिया दोनों नाम याद रखना है, और इसी को बोलते हैं लौह मैता। ठीक है, इसी को बोलते हैं लौह मैता, ये आपको याद रखना है। तो एनीमिया कब होता है? कमी से। अधिकता से यदि हम बात करें तो अधिकता से पॉलिसीथीमिया या साइडरोसिस या लौह मैता नामक रोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना हो। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि
हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब घर में सो रहे हों, विशेष रूप से ठंडक में कमरा बंद करके, तो अंगीठी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंगीठी के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, और कमरा बंद कर लोगे यदि, तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा, और यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, सांस के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर गई, तो हीमोग्लोबिन, ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से वो रिएक्शन करेगा, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे आरबीसी की। आरबीसी की जैसे हमने बात किया, ठीक है, ये तो हम हीमोग्लोबिन पर चले आए थे ना कि भाई हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, इसी के कारण उसका कलर लाल होता है। ठीक है, हम आरबीसी की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और मात्र 2 ऐसे स्तनधारी जीव हैं, ऊंट और लामा, जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये पहले भी बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। आरबीसी की यदि हम बात करें कि भाई सामान्य मनुष्य में होता कितना है, तो याद रखिएगा 45 से 50 लाख प्रति 100 ml ब्लड में यह पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल अभी आपने देखा था 120 दिन, तो मतलब 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ भी होती है। तो जब आरबीसी की डेथ होती है तो वो कहाँ होती है, शरीर के किस भाग में आरबीसी की डेथ होती है, ये कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा। क्या बोलते हैं? एस्प्लीन या प्लीहा। स्प्लीन या प्लीहा में आरबीसी की डेथ होती है, इसीलिए इसका आरबीसी का कब्रगाह किसको बोला जाता है? आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है प्लीहा को या स्प्लीन को। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि कोई नवजात नहीं, आप कह लीजिए गर्भ में कोई शिशु है, तो वहाँ पे उस स्थिति में कहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है? तो यदि याद रखना है कि गर्भ में यदि कोई शिशु रहता है तो वहाँ पे आरबीसी का जो निर्माण है वो उस शिशु के लीवर में होता है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लीवर में होता है। ठीक, ये तो हो गई रेड ब्लड सेल्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूको। नोट कर लीजिएगा इसको, ल्यूकोसाइट्स। ठीक हो, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, इसको आपको याद कर लेना है। अब आइए देख लेते हैं एक करके। आप जानते हैं शरीर में हमारे इसका काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? वाइट ब्लड जो आप इसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसका काम क्या होता है? तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का जो कार्य है विशेष रूप से वो शरीर की रक्षा करना है। शरीर की रक्षा करना, बाह्य रोगों से शरीर की रक्षा करना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। इसीलिए इसको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर की जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखने में मदद करने वाला कौन है? उसको बनाए रखने में मदद करने वाला है आपका डब्ल्यूबीसी, याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में यह भी याद रखना है, इसको शरीर का सिपाही कहा जाता है। शरीर का सिपाही कहा जाता है किसको? डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका जीवन अवधि 5 से 10 दिन होता है। इसका जीवन अवधि कितना होता है? इसका जीवन अवधि 5 से 10 दिन होता है। और याद यह भी रखना है कि 100 आरबीसी का जब निर्माण होता है तब उसकी तुलना में 1 डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। 100 आरबीसी का निर्माण होगा तब जाके कहीं 1 डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, यह भी याद रखना है। मानव शरीर में यदि हम बात करें तो इस रेशियो से लगभग 6000 से 9000
ठीक है, 6000 से 9000 इनकी संख्या प्रति 100 ml में देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण इनका भी अस्थिमज्जा में होता है। अभी आपने देखा था येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, दो बताया था मैंने आपको। तो येलो बोन मैरो से इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, और लसिका ग्रंथि में इनका निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यदि मान लो किसी में WBC की अधिकता हो जाए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में यदि WBC की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? WBC की यदि किसी के शरीर में अधिकता हो जाए तो वहाँ पे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है, या इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया नामक रोग कब होता है? जब WBC की अधिकता शरीर में हो जाती है। यदि मान लो WBC की कमी हो जाए तब क्या होगा? यदि WBC की कमी हो जाए तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। ल्यूकोपीनिया कब होता है? ल्यूकोपीनिया होता है जब WBC की कमी हो जाए, और WBC की अधिकता हो जाए तो ल्यूकीमिया होता है, जिसको ब्लड कैंसर भी आप कहते हो, ब्लड कैंसर के नाम से जाने जाता है ये। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है बल्कि केंद्रक पाया जाता है। तो WBC में केंद्रक पाया जाता है, यह भी नोट कर लेना है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। और WBC भी दो प्रकार के, इसके भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं। WBC के प्रकार दो प्रकार देखने को मिलते हैं WBC के। कौन कौन से दो प्रकार देखने को मिलते हैं? पहला देखने को मिलता है ग्रानुलोसाइट्स, नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। ग्रानुलोसाइट्स, और दूसरा जो प्रकार देखने को मिलता है वो है एग्रानुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रानुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स दो प्रकार देखने को मिलता है। ग्रानुलोसाइट्स की यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय, ठीक है। एग्रानुलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं akणिकामय। क्या बोलते हैं इसको? akणिकामय, ठीक है। कणिकामय और akणिकामय दो प्रकार आपको देखने को मिलता है। कणिकामय या ग्रानुलोसाइट्स जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं, ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन से? पहला है बासोफिल्स, बासोफिल्स, ठीक है। दूसरा प्रकार इनका देखने को मिलता है न्यूट्रोफिल्स। तीसरा प्रकार इनका देखने को मिलता है ओसिनोफिल्स, ठीक है, EOSINOPHILS। इधर यदि हम बात करें akणिकामय की या अग्रानुलोसाइट्स की, तो इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है, नोट कर लीजिएगा, मोनोसाइट्स, दूसरा देखने को मिलता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दो देखने को मिलते हैं। तो ये तो प्रकार हो गए WBC के प्रकार, दो प्रकार, ग्रानुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स। ग्रानुलोसाइट्स पुनः तीन प्रकार, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या तीसरा आपका ईसोनोफिल्स। और यदि हम akणिकीय की बात करें
तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार देखने को मिलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले की यदि हम बात करें तो ये सबसे कम होता है, इसकी जो संख्या है ये सबसे कम होती है। एलर्जी के लिए ये जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, एलर्जी से संबंधित होता है ये, और ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। देखो हमने देखा था क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध है ना, तो इनका संबंध सब जीवाणुओं विषाणुओं से ही होगा, तो जीवाणुओं का ये भक्षण करता है। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा इसके बारे में, इसकी संख्या सर्वाधिक होती है, लगभग 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होता है कणिकामय में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रोगाणुओं का भक्षण करता है। क्या करता है ये रोगाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, इसके बाद ओशिनोफिल्स की जब हम बात करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, यह भी एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है और इसकी भी संख्या 20% होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा संख्या सबसे ज़्यादा इसकी होती है और रोगाणुओं का भक्षण ये करता है। बस इतनी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं एक ग्रानुलोसाइट्स की, अकणिकामय की बात करें तो इसके दो प्रकार हमने देखे, पहला देखा मोनोसाइट्स और दूसरा देखा लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली का ये हिस्सा है, प्रतिरक्षा प्रणाली का ये हिस्सा है। सबसे लंबी यदि WBC की बात करें तो उसका नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे लंबी WBC है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि यह जीवाणुओं का भक्षण करता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का कार्य क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंटीबॉडीज, शरीर में एंटीबॉडीज बनने में लिम्फोसाइट्स मदद करता है, तो इसका संबंध है शरीर में एंटीबॉडीज से। और ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का काम वहाँ पे आता है जहाँ पे कोई हल्का फुल्का संक्रमण हमें होता है तो वहाँ पर एंटीबॉडी बनाने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स। जब कोई गंभीर संक्रमण किसी शरीर पर होता है तो वहाँ पर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स यह भी याद रखिएगा कि एक प्रकार का ये क्या होता है, एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया WBC, हमने देख लिया RBC। अब हम बढ़ते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स की अब हम बात करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि 45% जो हिस्सा है वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स का होता है रक्त में। ठीक है, तो हम प्लेटलेट्स की अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्लेटलेट्स की जैसे हमने बात किया तो हमने यह बता दिया था इसका निर्माण कैसे होता है, एलो बोन मैरो से होता है, अस्थि मज्जा में इसका भी निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें ये होता कितना है मानव शरीर में, तो याद रखिएगा मानव शरीर के प्रति 100 ml ब्लड में ये 2 से 3 लाख होता है। प्रति 100 ml में ये 2 से 3 लाख होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बोन मैरो में निर्माण होता है। जीवन काल की बात करें, इसका जीवन काल 1 सप्ताह होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 1 सप्ताह होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। रक्त का थक्का बनने में मदद करना इसका कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो आप जानते हैं रक्त का थक्का बनने से संबंधित आपने कुछ प्रोटीनों को भी पढ़ा होगा। तो ब्लड, दो चीज़ याद रखना है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अंतर्गत पहला तो प्लेटलेट्स आ जाता है, दूसरा विटामिन K आ जाता है और कैल्शियम आयन आ जाते हैं, कैल्शियम प्लस आयन आ जाते हैं। और एक प्रोटीन आता है, यह भी नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है फिब्रिन।
फिब्रिन जो प्रोटीन है ये भी ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है, यह भी याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको यदि याद रखना है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखना है, यह भी ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि भाई एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बताइए, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम बताइए, तो एक नाम आपको याद रखना है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये तो क्या थे? ये थे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें प्लाज्मा आपने देखा, ठीक है, सॉरी प्लेटलेट्स आपने देखा, प्लेटलेट्स के बाद फिर आपने देखा विटामिन के। तो ये सब क्या थे? ये थे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में सबसे पहला नाम आता है हेपेरिन का, ये आपको पता होना चाहिए। हेपेरिन मानव में रक्त अस्कंदक प्रतिकारक के रूप में जाना जाता है। और एक आता है हिरुडिन। यदि किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो हिरुडिन जो है ये इंजेक्शन के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। और हिरुडिन पाया कहाँ जाता है? जोंक आपने सुना होगा, गांव में बारिश के मौसम में देखने को मिलती हैं। तो जो जोंक होती हैं उनमें पाया जाता है हिरुडिन, क्योंकि वो ब्लड ही पीती हैं। और हिरुडिन के कारण ही, क्योंकि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसी के कारण जो जोंक होती है, जो वो खून पीती है जानवरों का या व्यक्ति विशेष का, तो उनका जो खून होता है वह उनके शरीर में थक्का नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि उनमें पाया जाता है हिरुडिन। यदि थक्का बना लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखने का हेपेरिन और हिरुडिन ये दो एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अगली चर्चा ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, दो प्रणालियां ब्लड ग्रुप की हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। पहले को हम बोलते हैं ABO प्रणाली, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं RH प्रणाली, RH प्रणाली। तो ब्लड की जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो दो प्रणाली हमारे यहाँ देखने को मिलती है, ABO प्रणाली और RH प्रणाली। अब ABO प्रणाली में यदि हम बात करें तो जैसे A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ABO प्रणाली के अंतर्गत। RH प्रणाली की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है RH पॉजिटिव, दूसरा आता है RH निगेटिव। ठीक है, तो ये दो आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मान लीजिए ये कोई RBC है, RBC, तो RBC के ऊपरी सतह पर आपको क्या देखने को मिलता है? एंटीजन देखने को मिलता है, जो RBC की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। यदि यहाँ पे ये कोई RBC है और यहाँ पर A प्रकार का एंटीजन यदि देखने को मिलता है, तो यहाँ पे यदि हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो कौन सा होगा? ये होगा A ब्लड ग्रुप। ठीक है, यदि ये कोई RBC है और यहाँ पर B एंटीजन देखने को मिल रहा है, B एंटीजन देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा रक्त समूह होगा? ये होगा आपका B ब्लड ग्रुप। यदि ये कोई RBC है और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है AB एंटीजन, AB एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB होगा। मान लीजिए ये कोई RBC है और यहां पर कोई एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एंटीजन ब्लड ग्रुप से जुड़ता है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जहां से प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा और आप भी साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप बनाते हुए चलिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक है, दूसरा कॉलम हो गया एंटीजन,
तीसरा कॉलम हो गया एंटीबॉडी। चौथा कॉलम हो गया आपका किसे दे सकता है, किसे दे सकता है। और अगला कॉलम हो गया किससे प्राप्त कर सकता है, किससे प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने देख लिया ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी किसे दे सकता है, किसे प्राप्त कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे। हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप ए वहाँ पर होगा जहाँ पर ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। जहाँ पर ए प्रकार का एंटीजन होगा वहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा। अभी हमने इसको समझा था। और अगर यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो बी प्रकार का यहाँ पर एंटीबॉडी आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ये किसे ब्लड दे सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला पहली बात तो ए वाले को ब्लड दे सकता है और दूसरा ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। याद रखिएगा, पहला ए वाले को ब्लड दे सकता है और दूसरा ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है, तो यह ए वाले से ब्लड प्राप्त कर सकता है और ओ वाले से ब्लड प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। बी ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अब यहाँ पे भी बात करें कि भैया ये किससे ब्लड दे सकता है, तो ये दे सकता है कि इसको बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है, तो पहले की तरह यह भी बी से प्राप्त कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, बात आती है ए बी की। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी की बात हो रही है। यहाँ पे एंटीजन की बात करें तो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ए एंटीजन, बी एंटीजन दोनों देखने को मिलते हैं। एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब बात आती है कि ए बी समूह वाले किसे ब्लड दे सकते हैं, तो ए बी समूह वाले जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है तो सिर्फ ए बी वाले को ही ये ब्लड दे सकते हैं। अब बात आती है कि किनसे ये ब्लड प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखना है ये सबसे ब्लड प्राप्त कर सकते हैं, ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी ये ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है ओ वाले की। ओ के बारे में आपने देखा था कि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, आपने देखा था। एंटीबॉडी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अब बात आती है कि ये किसको ब्लड दे सकता है, ओ समूह वाला, तो ओ समूह वाला सबको दे सकता है। ए बी ओ सबको दे सकता है। प्राप्त किससे कर सकता है, तो ये प्राप्त केवल ओ से कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, कोई ऐसे सामान्य तौर पे भी पूछ लेता है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और सड़क पर कोई दुर्घटना हुई किसी व्यक्ति की, आप उसको लेकर अस्पताल गए, तो अस्पताल में डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि उसका मान के ऐसे चलते हैं कि उसका बहुत रक्त बह चुका है, तो सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे डॉक्टर, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसका पहले ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ब्लड दिया जाएगा। भैया ब्लड टेस्ट होने में तो टाइम लगेगा और तब तक उसका और रक्तस्राव हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि भैया किससे प्राप्त कर सकता है, किससे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे किसे दे सकता है, किससे प्राप्त कर सकता है। तो इस कॉलम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक ऐसा समूह देखने को मिल रहा होगा जो सभी को ब्लड दे सकता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है। कौन सा ऐसा समूह है जो सभी को दे सकता है, कौन सा ऐसा समूह है जो सभी को दे सकता है, वो आप देख रहे हैं क्या है, ए बी है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या है कि ये सबको किसे दे सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये किसे दे सकता है, सिर्फ ये ए बी को दे सकता है।
इसी तरह से आपने देखा O वाला क्या है, ये किसको दे सकता है, O वाला किसको दे सकता है, तो आपने देखा कि ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को दे सकता है। मतलब उस व्यक्ति को आंख मूंदकर O ग्रुप वाला ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि O ग्रुप वाला जो ब्लड है वो सभी में A ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है, B वाले को, AB वाले को, O वाले को भी दिया जा सकता है। तो इस ब्लड ग्रुप को उसको दे देंगे, इस रक्त को उसको चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जैसे रिपोर्ट आती है उस आधार पे हम काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये आपको सोचना है, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जैसे ABO सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ABO सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ABO सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रक्त वर्ग का निर्माण है वो विशेष रूप से RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे किया जाता है। जो RBC पर एंटीजन पाया जाता है उसी के आधार पे ये बात की जाती है। एंटीजन क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, एंटीजन रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये RBC के साथ साथ मानव की सभी कोशिकाओं पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी की जब हम बात करते हैं तो ये प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता है और वाई आकार का होता है। प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता है, वाई आकार का होता है, और यह भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, यह भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को रक्त देते हैं तो रक्त आधान के समय रक्त देने वाले की एंटीजन और प्राप्त करने वाले की जो एंटीबॉडी है वो कभी समान नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, रक्त आधान हो रहा है, तो देने वाले की एंटीजन और प्राप्त करने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो प्रतिक्रिया कर लेंगे। प्रतिक्रिया के उपरांत ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, और रक्त वाहिकाओं में जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं RH प्रणाली के बारे में। RH प्रणाली के बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं RH प्रणाली के बारे में। RH प्रणाली का जो जन्म है ये एक विशेष प्रकार की बंदर प्रजाति से हुआ है जिसका नाम है रीसस मंकी, ठीक है। कहाँ से हुआ है, रीसस मंकी से हुआ है। रीसस मंकी जो हैं इनके ब्लड में RH एंटीजन प्राप्त किया गया। रीसस मंकी के ब्लड से क्या मिला हमें, RH एंटीजन हमें मिला, और देखा गया कि ये जो बंदर हैं इनमें से कुछ में देखा गया कि RH एंटीजन जो है वो कुछ में आपको पॉजिटिव देखने को मिला और कुछ में निगेटिव देखने को मिला, ठीक है। इन्हीं बंदरों में से कुछ में ये RH एंटीजन पॉजिटिव देखने को मिला और कुछ में निगेटिव देखने को मिला। RH प्रणाली के आधार पर ही फिर बाद में वैज्ञानिकों ने मानव के ब्लड को, आप कह सकते हो मानव के ब्लड का वर्गीकरण किया, और यदि इसमें बताया गया कि यदि RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन मौजूद है, यदि RH पॉजिटिव है तो बताया गया कि RH एंटीजन मौजूद है, और बोला गया कि यदि RH निगेटिव है, यदि RH निगेटिव है तो RH एंटीजन जो है ये यहाँ पे अनुपस्थित है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव है तो मतलब RH एंटीजन है, RH निगेटिव है तो मतलब RH एंटीजन जो है वो अनुपस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी आधार पे यदि हम बात करें तो जैसे ब्लड समूह जो थे कौन कौन से थे, A, B, AB और O। इधर क्या था, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस।
अब इसी आधार पे ये जो इसको प्लस कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ प्लस, इसी आधार पे बताया गया कि भैया इसमें क्या होगा, इसमें RH एंटीजन जो है उपस्थित है और इस वाले में RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी आधार पे ये तय किया गया कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, नोट कर लीजिएगा, ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होगा, ओ निगेटिव यूनिवर्सल ब्लड डोनर होगा, और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। ठीक है, मतलब ए बी पॉजिटिव जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है और ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट ये पूछा जाता है, सर्वदाता सर्वग्राही पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भैया O माइनस जो है, O माइनस सबको ब्लड दे सकता है, और AB की जब हम बात करते हैं, AB प्लस की जब हम बात करते हैं, ये सबसे ब्लड ले सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे हमने देखा RH फैक्टर की जब हम बात करते थे, RH निगेटिव की बात करते थे कि क्या ये ब्लड दे सकता है RH निगेटिव को, तो बात आई जी हाँ, ये RH निगेटिव को ब्लड दे सकता है। RH निगेटिव जो है, क्या ये RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जी हाँ, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बात आती है RH पॉजिटिव की कि भाई क्या ये RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बात आई RH पॉजिटिव की कि क्या ये RH निगेटिव को ब्लड दे सकता है, तो यहाँ पे आई समस्या। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, रक्त आधान के समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि RH निगेटिव जो है ये RH निगेटिव को दे सकता है, RH निगेटिव है तो RH पॉजिटिव को दे सकता है, RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन यदि RH पॉजिटिव है तो यह RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। इसको याद रखना, इसको फैक्ट नोट कर लेना, पूछा जाता है। RH पॉजिटिव जो है ये RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है और यहाँ पे ये ब्लड दे सकता है। और इसी से जोड़कर एक फैक्ट बताया जाता है, क्या कि यदि किसी को शादी करनी हो, ठीक है, यदि किसी की शादी हो रही हो, यदि किसी की शादी हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का कॉम्बिनेशन मेल फीमेल में नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आगे चल के समस्या होती है। समस्या क्या होती है, क्योंकि जब आप कह सकते हो कि पहले बच्चे का जन्म होगा इस दंपत्ति से तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन पहले बच्चे के बाद जब दूसरे बच्चे, तीसरे, चौथे बच्चे के लिए प्रयास करेंगे तो वहाँ पे जो बच्चा है वो गर्भ में ही मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, उसके पीछे कारण है, उस कारण की बात अभी हम करते हैं। कारण क्या है कि अभी आपको बताया गया एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कि भैया देने वाले का एंटीजन और प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी कभी समान नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। क्या बन रही है, पहली बार जब ये जो RH निगेटिव है इसको पहली बार जब RH पॉजिटिव रक्त दिया जाएगा या पहली बार RH पॉजिटिव से रक्त आधान कराया जाएगा तो यहाँ पे जो रक्त आधान के दौरान एंटीबॉडी का निर्माण होगा। पहली बार जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम रक्त देंगे RH पॉजिटिव का RH निगेटिव में तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पहली बार कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दूसरी बार जब आप कह लीजिए इसी व्यक्ति को दोबारा RH पॉजिटिव का रक्त दिया जाएगा तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन के उपरांत ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी रक्त नलिकाओं में और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सेम चीज़ें माता के गर्भ में भी होती है। जब पहले बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होने के उपरांत क्योंकि पहले बच्चे का कुछ ब्लड
आप कह सकते हैं माता के ब्लड में मिल जाता है। जन्म के दौरान बच्चे के ब्लड माता के ब्लड में मिल जाता है, और जब बच्चे का ब्लड माता के ब्लड में मिल गया और बच्चा RH पॉजिटिव है, माता RH निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पहली बार तो एंटीबॉडी जनरेट हो गई, शरीर में एंटीबॉडी बन गई, लेकिन दोबारा भी यदि RH पॉजिटिव बच्चा गर्भ में पल रहा है तो वहाँ पर माता का एंटीबॉडी और उस बच्चे का एंटीजन आपस में प्रतिक्रिया करेंगे और बच्चे के ब्लड जो रक्त नलिकाएं हैं वो जम जाएंगी, क्लॉटिंग हो जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस रोग को कहते क्या हैं, याद रखिएगा, इस रोग को क्या कहते हैं ये नोट कर लीजिएगा। ERYTHRO एराइथ्रोब्लास्टोसिस, BLASTOSIS ब्लास्टोसिस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाथलिस इस रोग का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, ERYTHRO BLASTOSIS PHATALIS। इस रोग का नाम आपको याद रखना है। ये रोग कब होता है, कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चा, इसमें यह भी याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चा हो वो RH पॉजिटिव हो, लेकिन जब माता RH निगेटिव होती है और पिता RH पॉजिटिव होते हैं तो बच्चे की RH पॉजिटिव होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और यदि बच्चा RH पॉजिटिव है, गर्भ में जो पल रहा है, तब जाके ये समस्या होगी। यदि गर्भ में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव नहीं है, माता के RH निगेटिव और पिता के RH पॉजिटिव होने के बावजूद भी, तो ये समस्या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड रिलेशन से, माता और पिता के ब्लड के अनुसार किस प्रकार से बच्चे के रक्त समूह का निर्धारण होता है और संभावना कैसे बढ़ती है, तो वहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो डाउट था ये क्लियर होना चाहिए। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि RH पॉजिटिव से RH निगेटिव में ब्लड नहीं दिया जाता, रक्ताधान नहीं कराया जाता। अब हम बात करेंगे रक्त समूह आनुवांशिकी की, जो समझना है आपको। रक्त समूह आनुवांशिकी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमने देखा ABO ब्लड के संदर्भ में, ABO ब्लड के संदर्भ में हमने देखा दो प्रकार के एंटीजन, A एंटीजन और B एंटीजन हमने देखा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप हमने कौन सा देखा है ABO के संदर्भ में, हमने देखा A, B, AB और O देखा हमने ABO के संदर्भ में, ये ब्लड ग्रुप हमने देखा। हमने देखा एंटीजन, एंटीजन हमने कौन कौन से देखे, एंटीजन हमने देखा A और हमने देखा B, और O में हमने देखा कि कोई एंटीजन नहीं होता ब्लड ग्रुप O में, ठीक है। अब यदि हम बात करें जीन की कि भैया A ग्रुप यदि A एंटीजन है तो जीन क्या होगा, इसको बोलते हैं IA, B है तो क्या होगा IB। यदि O की बात कर लें जहाँ कोई नहीं होता तो उसको बोलते हैं I0 या IO आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ये संबंध एंटीजन और जीन में होता है, और जीन हमेशा याद रखिएगा जोड़े में होते हैं। जीन जहाँ भी दर्ज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं, ये जीन आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है, यदि ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप A के बारे में, यदि बात करूँ तो यहाँ पे किस प्रकार से हम जीन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला जीन हमेशा जोड़े में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं IA या IAIO लिख सकते हैं। B ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, IB या IBIO लिख सकते हैं। AB को हम कैसे लिख सकते हैं,
हमने बोला हमेशा जोड़े में होता है, तो IA IB लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से O को कैसे लिख सकते हैं, I0 या IO इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब अभी हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे तो वहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी जो मेल है, कोई पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप A है, और एक फीमेल है, उनका ब्लड ग्रुप आप मान लीजिए B है या O मान लीजिए। मेल का ब्लड ग्रुप O है और फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है ये B है। अब पूछा जा रहा है कि इनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे हमने देखा था, जब हम O की बात करते थे तो इसके जीन कौन से होते थे, IO। जब हम B की बात करते थे तो जीन कौन से होते थे, IB या IB-IO देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं IB-IO को ले लेते हैं, IB-IO देखने को मिल रहा था, इसकी बात हम कर लेते हैं। अब जब हम निर्धारण करेंगे कि कैसे इसमें देखने को मिलता है, कैसे हम संतान में हम देखने को पाते हैं, तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से हम यहाँ से आप कह सकते हैं मल्टीपल करेंगे और इसको यहाँ से, जैसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, IO और IB, तो लिखेंगे हम IB और IO, क्योंकि हमेशा O बाद में लिखा जाता है। और इसी प्रकार से जब हम आगे लिखेंगे तो आ जाएगा IO और IO, तो यहाँ पे 2 देखने को मिला। इसी प्रकार से पुनः आ गया IB और IB के साथ साथ IO, और आगे फिर आ गया IO। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया B ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ O ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ B ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ O ग्रुप। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो संतान उत्पन्न होगी 50-50% चांसेस है, 50% चांस है कि B ग्रुप होगा और 50% चांस है कि O ग्रुप होगा। तो यहाँ से डाउट क्लियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 बार B आ रहा है, 2 बार O आ रहा है, मतलब 50% चांस है ब्लड ग्रुप B होगा और 50% चांस है ब्लड ग्रुप O होगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कि भाई संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण हम समझते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण हम समझते हैं और अच्छा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मेल में A है, मेल में A ब्लड ग्रुप है और फीमेल में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे AB ग्रुप है। A है तो इसको कैसे लिखते हैं, इसके जीन को IA I0। AB है तो इसके जीन को कैसे लिखते हैं, IA और IB। अब यहाँ पे जब हम इस तरह से हम करेंगे या इस तरह से, तो क्या निकल के आएगा, पहला आ गया IA दूसरा निकल के आ गया IB, और इस प्रकार से फिर यहाँ से निकल के आ गया IO और IO। अब यहाँ से IA मतलब क्या हो गया, A ग्रुप। IAIB का मतलब क्या हो गया, AB ग्रुप। IAIO का मतलब क्या हो गया, A ग्रुप। और IBIO का मतलब क्या हो गया, B ग्रुप। अब यहाँ पे क्या संभावना निकल के आ रही है कि A 2 जगह आ रहा है, मतलब 50% चांस होगा कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो A होगा। इसके बाद 25% चांस है कि AB होगा और 25% चांस है कि B होगा। इस प्रकार से माता पिता से हम संतानों के ब्लड ग्रुप को निकालते हैं। और जब अभी हमने बात किया था RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की, तो वहाँ पे हमने बताया था क्योंकि जब RH पॉजिटिव है पिता तो बच्चे के भी RH पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? इसी आधार पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं। तो ये आज का जो सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें थी उसको हमने कवर किया यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है
और प्रयास ये करिएगा कि इसका प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने के उपरांत जो भी आपके पास पुस्तक है एक बार पढ़ने के उपरांत पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि पुस्तकों का अध्ययन जब आप करेंगे तभी जाके आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद संबंधित पुस्तकों से जाकर उसके बारे में और जितनी मैक्सिमम जानकारी कर सकते हैं वो करिए। कहीं भी कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न होगा उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।